नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। झारखंड बनने के बाद पहली बार स्थिर सरकार झारखंड को मिली और इस स्थिर सरकार का पहला बजट मंगलवार को पेश हुआ। राज्य के आम लोगों के साथ साथ विशेषकर व्यवसायी और किसानों की नजरें भी बजट पर टिकी हुई थीं। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने चूंकि वित्त विभाग अपने पास रखा है, इसलिए लोगों को उम्मीदें थीं कि इस बार का बजट उनकी चुनावी घोषणाओं के मुताबिक होगा। तो क्या बजट के जरिए रघु ने दिया जनता को विकास का वरदान? तो झारखंड विधानसभा में आज सीएम रघुवर दास ने बजट पेश किया। रघुवर दास ने कुल 55,452 करोड़ का बजट पेश किया है, जिसमें कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया गया है। बजट में गृह विभाग के लिए 270.50 करोड़ आवंटित किए गए हैं। सीएम ने 8वीं कक्षा की छात्राओं को मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की। हर 5 किलोमीटर पर उच्च विद्यालय होगा। 13 पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। हम आपको बड़ी बातें बता रहे हैं। रांची बोकारो एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिली है। इसके अलावा 11 नए ट्रॉमा सेंटर्स बनेंगे। साथ ही मुसाबनी में कांस्टेबल ट्रेनिंग सेंटर बनाने का भी ऐलान किया गया है। हर साल 1 लाख नई नियुक्तियां होंगी। रोजगार बढ़ेंगे। पुलिस सर्विस बोर्ड का गठन होगा। साथ ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्थापना होगी। पत्रकारों के लिए बीमा योजना, प्रेस क्लब के निर्माण में सरकार सहयोग करेगी। रांची, हजारीबाग और पलामू में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। जमशेदपुर में पैरामेडिकल कॉलेज खुलेगा। स्वास्थ्य सेवाओं पर भी जोर दिया गया है। रांची में रिम्स को एम्स से भी बेहतर बनाने की बात कही गई है। रांची में नई राजधानी का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर होगा। इसके अलावा सीएम विकास परिषद और आदिवासी विकास परिषद का गठन होगा। राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। गुमला के आंजन धाम और बिरसा मुंडा की जन्मभूमि का विकास होगा। मांडर में कैंसर हॉस्पिटल, इटकी में मेडिकल सेंटर बनेगा। राज्य में 475 नए स्कूल्स खुलेंगे। हर 5 किलोमीटर पर हाई स्कूल बनाने का ऐलान किया गया है। तिलका मांझी कृषि पंप योजना की शुरुआत होगी, जिसके तहत मुफ्त पंप दिए जाएंगे। गांव में एपीएल परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगी। उच्च न्यायालय के भवन का निर्माण किया जाएगा। उच्च न्यायालय के लिए उसके लिए फंड जारी किया गया है। राज्य के 17 जिलों में तेजस्वी योजना की शुरुआत होगी। ग्रामीण महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के लिए बीमा योजना। वन्य प्राणी अपराध रोकने के लिए प्रकोष्ठ बनाए जाएंगे। इसके अलावा आदिम जनजाति के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की गई। सामाजिक सुरक्षा पर भी जोर दिया गया है। 234 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की शुरुआत की जाने की बात कही गई है। खूंटी में नॉलेज सिटी बनाई जाएगी। इसके अलावा रांची और खरसावा में सिल्क पार्क बनेगा। 13 पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण होगा। राज्य में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। रांची विश्वविद्यालय में पुरातत्व विभाग की स्थापना की जाएगी। अहमदाबाद के तर्ज पर रांची में एनआईडी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की स्थापना होगी। प्रत्येक जिला अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ होंगे। प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रॉमा सेंटर होंगे। मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना अगले साल से लागू होगी। तमाम बड़ी घोषणाएं इसमें की गई हैं। ई ममता गर्भवती योजना लागू होगी। गर्भवती महिलाओं के लिए कच्चे सामानों पर 2.5% वैट कम किया गया है। सभी प्रखंडों में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय बनेंगे। तमाम बड़ी बातें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जूता मोजा खरीदने के लिए छात्रों को पैसा मिलेगा। गौ तस्करी पर राज्य में पूर्ण प्रतिबंध लगेगा। रांची, जमशेदपुर, बोकारो स्मार्ट सिटी बनेंगे। साथ ही दुमका और देवघर में बनेंगे स्मार्ट सिटी। और वहीं झारखंड में बजट को लेकर विरोधी दलों ने प्रतिक्रिया दी है। जेएमएम विधायक दल के नेता हेमंत सोरेन ने इस बजट को बजट कम चुनावी घोषणा ज्यादा बताया, तो जेवीएम नेता प्रदीप यादव ने इसे निराशाजनक कहा है। बहुत कही गई, मोनो रेल, एक्सप्रेस रेल चालू किया जाएगा, लेकिन उसमें कितना बजट का प्रावधान होगा, कहीं कुछ नहीं। वैट में छूट देने की बात कही गई, जो हमारी आशंका पहले से रही है कि व्यापारियों को हर संभव मदद करने का प्रयास सरकार का होगा। और इसमें छूट देने से उन्हीं को फ़ायदा होगा, क्योंकि जब करों में कमी आती है तो इसका लाभ कीमतों में कमी कर गरीबों को सीधा लाभ नहीं मिलता है, बल्कि व्यापारियों को स्पष्ट लाभ मिलता है।
मेरी नज़र में ना तो आम जनता के लिए कुछ खास है, ना तो किसानों के लिए कुछ खास है। यह बिल्कुल कह सकते हैं कि एक बोझ भरा बजट है। बस पैसों को खर्च करना है। कोई भी सरकार रहेगी तो बिना लक्ष्य का, बिना कोई लक्ष्य निर्धारित किए पैसों को जस तस इन्होंने प्रबंधन करने का व्यवस्था किया है। इस बजट को कोई खूबी नहीं है। कोई खूबी नहीं है, विरोधी कह रहे हैं। रघुवर दास की सरकार जाहिर है पूर्ण बहुमत के साथ है और ऐसे में बजट को लेकर दावे भी सत्ता पक्ष के पूरे हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि उन्होंने जो भी उम्मीदें जगाई उसे हकीकत का जामा अगले 5 साल के भीतर पहना देंगे। क्या है रघुवर नीति, संवाददाता मनीष मेहता ने उनसे बात कर जानने की कोशिश की है। ये एक्सक्लूसिव बातचीत देखिए। रघुवर दास ने आज अपना पहला बजट झारखंड विधानसभा में पेश किया, तकरीबन 55,492 करोड़ का। और इस बजट में उन्होंने हर वर्ग का ध्यान रखने का दावा किया है। इस वक्त हमारे साथ खुद मौजूद है झारखंड के सीएम रघुवर दास। रघुवर जी, इस बजट की अगर हम बात करें, पिछले 14 वर्षों में कई बार बजट पेश हुए। बतौर वित्त मंत्री आपने भी बजट पेश किया विधानसभा में, लेकिन इस बार आप बतौर मुख्यमंत्री और बतौर वित्त विभाग का भी प्रभार आपके पास है, ये बजट पेश किया। क्या अंतर है इन तमाम बजटों से इस बार का बजट में? देखिए, कोई भी सरकार बजट बनाती है तो हर सरकार की बजट अच्छी होती है और बजट मोस्टली विजन होता है गवर्नमेंट का। लेकिन 14 वर्षों में राजनीतिक अस्थिरता के कारण जो विजन बजट में के द्वारा राज्य की जनता को बताई जाती है, राजनीतिक अस्थिरता के कारण वो विजन नहीं उतर पाई। लेकिन 14 वर्षों के बाद पहली बार हमारे देश के पीएम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान पर जनता को उन्होंने आह्वान किया कि आप पूर्ण बहुमत दीजिए, हम संपूर्ण विकास देंगे। और झारखंड की जनता ने पीएम के इस आह्वान को अपने जनादेश के द्वारा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। अब हमारी जिम्मेदारी और कर्तव्य है कि हम संपूर्ण विकास के लिए, जो हमारे पीएम का भी सबका साथ सबका विकास, उसको इस बजट पे हमने रेखांकित करने का काम किया। समाज के हर तबके का, चाहे अपर क्लास हो, लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, अत्यंत मिडिल क्लास हो, जो 3.25 करोड़ जनता और ख़ास करके वैसी गरीब जनता के साथ साथ महिलाएं, बच्चों की शिक्षा, सिंचाई, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में हमने इस बजट में रेखांकित किया ताकि हर क्षेत्र में समेकित विकास, सर्वांगीण विकास, चौमुखी विकास हो, इस बजट में परिलक्षित है। सर, एक दो चीज़ जो हम लोगों ने आज बजट के भाषण के दौरान देखा कि जो शिक्षा का क्षेत्र है, मानव संसाधन, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपका फोकस नज़र आया। जो आदिवासी जो लड़कियाँ हैं, जो इनकी ड्रॉप आउट की जो समस्या लगातार एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, एनीमिक जो हो रही हैं, ये तमाम इश्यूज़ पे आपका बहुत फोकस रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इससे पहले भी करोड़ों रुपए इन चीज़ों पे खर्च किए गए हैं, लेकिन आउटपुट उस लिहाज से नहीं आ पाया जैसा एक्सपेक्टेशन था। तो आपने जितना फंड दिया है, इसका मॉनिटरिंग किस तरह से करेंगे ताकि बेहतर आउटपुट आ सके? देखिए, शिक्षा विकास की धुरी है। शिक्षा सिर्फ ज्ञान के लिए, डिग्री के लिए नहीं शिक्षा होती है। शिक्षित होने से उनके अंदर समझदारी आती है, समझदारी से ईमानदारी आती है। और इसको ध्यान में झारखंड में आज भी हमारे आदिवासी भाई बहन काफ़ी अशिक्षित है। गांव में आज भी अशिक्षा, अनपढ़ लोग की संख्या ज़्यादा है और जिसके कारण जो आदिवासी समाज को अन्य समाज की बराबरी में आनी चाहिए, वो आज काफ़ी पीछे है। तो समाज का हर तबका, हर लोग, जो सबका विकास है, सबका विकास समान रूप से हो, इसको ध्यान में रखकर हम आदिवासी बच्चियों का हो, चाहे अपने आदिवासी माताएं बहनें का एनीमिया का शिकार या फिर कुपोषण, झारखंड कुपोषण के मामले में भी देश का दूसरा राज्य है। तो हमें कुपोषण राज्य बनाना है, जहां साल में 30,000 बच्चे जन्म लेने के बाद 1 सप्ताह के अंदर मरते हो। तो हमें ऐसे झारखंड बनाना है ताकि वो 100% कोई बच्चा हमारा कुपोषण के चलते धरती में आने के साथ ही ना मरे। तो इस बात को ध्यान में रखकर हमारी सरकार आगे आने वाले समय में काम करेगी। सर, एक और अहम इशू था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, झारखंड को अलग हुए 14 साल से ऊपर हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें हैं जो हाथों में हम गिन सकते हैं, लेकिन वो भी माइलस्टोन नहीं है।
ऐसे में आपकी सरकार का फोकस किस तरीके से होगा ताकि बेहतर रूप में झारखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके? देखिए, हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस है, बिजली पर फोकस है। 14 वर्ष हो गए, 1 मेगावाट हमने बिजली भी पैदा नहीं की। बिजली पर फोकस है, आदिवासियों के विकास पर फोकस है, लोक कल्याण के काम पर हमारा सरकार का फोकस है। और जो सबसे बड़ा फोकस है, जो इस झारखंड में प्रचुर संभावनाएं हैं, जितनी संसाधन है, उन संसाधन का हम दीर्घकालीन योजना बनाकर राज्य के आर्थिक विकास को हम तेज़ी से बढ़ाएं। इस बजट में ये भी फोकस है ताकि राज्य को राजस्व मिले, बेरोजगार को रोजगार मिले, लोक कल्याण के काम हो। इस राज्य सरकार की इस बजट में विशेषता है। तो आपने सुना सीएम रघुवर दास को, जो कि साफ कह रहे हैं कि उनका कई सेक्टर्स पे फोकस है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, यानी शहरी विकास के साथ साथ इस विकास की रफ्तार में ग्रामीण इलाके पीछे ना छूट जाए, इसलिए इस पूरे बजट में इस तरह के तमाम प्रावधान किए गए हैं जिसके कारण शहर और गाँव का समग्र विकास हो सके। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। और जाहिर है, क्या रघुवरदान मिला? क्या दावा सत्ता पक्ष का है कि बहुत कुछ हमने दिया, लेकिन विरोधी कहते हैं कुछ नहीं मिला। हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं इस चर्चा में। हमारे साथ शामिल हो रहे हैं विरंजी नारायण हैं बीजेपी की तरफ से, और कुणाल षडंगी हैं जेएमएम की तरफ से। हम दोनों के पास ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम बारी बारी से इस बजट में हर वर्ग को हम फोकस करते हैं कि क्या क्या मिला। युवाओं की सबसे पहले बात करते हैं, युवाओं को क्या मिला? हर साल 1 लाख नई नियुक्तियां होंगी, बहुत बड़ी घोषणा रोजगार के लिए लिहाज से, लेकिन होगा कैसे? रांची, हजारीबाग और पलामू में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, जमशेदपुर में भी पैरा मेडिकल कॉलेज खुलेगा। जाहिर है, युवाओं के लिए बेहतर खबर। राज्य में 475 नए स्कूल्स खुलेंगे, हर 5 किलोमीटर पर हाई स्कूल बनेगा। खूंटी में नॉलेज सिटी बनेगी, 13 पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण होगा। राज्य में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। रांची में एनआईडी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की स्थापना की जाएगी। सभी प्रखंडों में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय बनेंगे, और जूता मोजा खरीदने के लिए छात्रों को पैसा मिलेगा। तो छात्रों, युवाओं के लिए बहुत कुछ इसमें घोषणाएं की गई हैं। कस्तूरबा गांधी की 8वीं की छात्राओं को मुफ्त टैब दिया गया। हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं, हम उनके पास चलेंगे। लेकिन युवाओं की बात हमने की, किसानों को क्या मिला? किसानों के लिए क्या इस बजट में घोषणाएं की गई? क्या उनके लिए प्रावधान था? ये हम आपको बताते हैं। गाँव के लिए 100 पब्लिक टॉयलेट बनेगा सभी पंचायतों में। इसके अलावा तिलका मांझी कृषि पंप योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत मुफ्त पंप दिए जाएंगे। गांव में एपीएल परिवार को मुफ्त बिजली मिलेगी। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के लिए बीमा योजना का प्रावधान किया गया है। आदिम जनजाति के लिए पेंशन योजना शुरू की जाएगी। बारी बारी से हम देखेंगे कारोबारियों के लिए क्या मिला, महिलाओं को क्या मिला, स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या मिला और संथाल को क्या मिला। तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे बारी बारी से। फिलहाल युवाओं और किसानों की बात जहां तक है, मैं उस पर सीधे सवाल पूछूंगा। विरंजी नारायण जी, जो तमाम घोषणाएं की गई हैं, आपको लग रहा है कि बेहतर है युवाओं और महिलाओं के, किसानों के लिए? युवाओं की जो उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पर आप खरा उतर चुके हैं या कुछ कसर है? देखिए, इस बार का जो बजट है, मुझे लगता है कि राज्य बनने के बाद का सबसे अच्छा बजट है, और एक समग्र बजट है जिसमें समाज के हर तबके के लोगों का ध्यान रखा गया है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, छात्र हो। इसलिए मेरा ऐसा सोचना है कि पूरी तरह से यह बजट अपने उम्मीदों पर खरा उतरेगा, और आने वाले 1 साल में ही इस बजट की दिशा से लोग विज्ञ हो जाएंगे। ठीक है, मैं बारी बारी से तमाम वर्गों पर चर्चा करूंगा, तमाम पहलुओं पर चर्चा करूंगा। आपने कहा सभी वर्गों के हित साधने की कोशिश की गई है। कुणाल षडंगी जी, युवाओं और किसानों की जहां तक बात है, इस बजट में तमाम घोषणाएं हैं जो हम दिखा भी रहे हैं। आपको क्या परेशानी है या पर क्या निराशा है कि अगर ये नहीं मिला तो? देखिए, चूँकि मैं खुद एक युवा हूँ, तो निश्चित रूप से मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था इस बजट में, और मैं जानना चाहता था कि सरकार युवाओं के बारे में क्या सोच रही है। और मुझे सबसे बड़ी निराशा है कि आज तक जो एक
अपॉर्चुनिटी आज इस नई सरकार को मिली थी युवाओं के लिए कुछ करने की, कि एक राज्य में एक यूथ पॉलिसी होनी चाहिए जिसका जिक्र इस बजट में भी नहीं है। ठीक है। आज तक झारखंड में 14 सालों में यूथ पॉलिसी नहीं बन पाई है, इसलिए निश्चित रूप से मुझे उम्मीद थी। तो आपकी एक शिकायत बस यूथ पॉलिसी की है, बाकी जो तमाम घोषणाएं उन्हें आप सराहेंगे। मेडिकल कॉलेज की बात है, या फिर 1 लाख नई भर्ती की बात है, या फिर स्कूल्स की बात है, टैबलेट देने की बात है, तमाम घोषणाएं बहुत हुई है, लेकिन उसका रोड मैप कहाँ है? रोड मैप कहाँ है बताइए? क्योंकि घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए 2 सवाल और रोड मैप उठ रहे हैं युवाओं को लेकर। यूथ पॉलिसी नहीं है और रोड मैप नहीं है। बिरंची जी बताइए। जी, 2 सवाल उठे हैं युवाओं के लिए, आपने जो बात हो रही है, यूथ पॉलिसी नहीं है और रोड मैप नहीं है, तमाम घोषणाएं तो कर दी गई हैं। देखिए, हमारे मित्र कुणाल सारंगी साहब जिस यूथ पॉलिसी की बात कर रहे हैं, नौजवानों के लिए तो झड़ी लग सी गई है। 1 लाख नियुक्तियों की बात इस बजट के माध्यम से कही गई है। हर साल 5 लाख नौजवानों को कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के साथ जोड़ने की बात कही गई है। 3 मेडिकल कॉलेज, 11 पॉलिटेक्निक कॉलेज, 475 विभिन्न विद्यालय खोलने की बात। ये घोषणाएं हुई, वो पूछ रहे हैं रोड मैप कहाँ है? पॉलिसी होता क्या है? बिल्कुल, मैं उसी पर आ रहा हूं। जहां तक इतने 1 लाख नियुक्तियों की बात है, वो नियुक्तियां कहां होंगी, कैसे होंगी, किस टाइम फ्रेम में होंगी? बताइए विरंची जी। वो स्किल डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, वो किस सेक्टर में वो एम्प्लॉयड होंगे, वो यूथ जाकर? वो अपॉर्चुनिटीज कहां है? क्या राज्य सरकार राज्य के बाहर भेजने के लिए लोगों को ट्रेन कर रही है, उसके स्किल डेवलपमेंट का विकास कर रही है? बिल्कुल नहीं, हर क्षेत्रों में काम होगा, चाहे पशुपालन का क्षेत्र हो, या फिर जो SSI यूनिट्स हैं, या फिर जिस भी प्रकार के छोटे छोटे कल कारखाने, जिस मेक इन इंडिया की बात मोदी जी करते हैं, कि मोदी जी तो यही कहते हैं ना कि जो हमारे नौजवान हैं, सबको 100% लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है, लेकिन रोजगार के साथ जोड़ा जा सकता है। जो नहीं, आपने 1 लाख नई नियुक्तियों की बात कही है सर। 1 लाख नई नियुक्तियां होंगी तो किसी न किसी सेक्टर में होंगी। कहाँ होंगी? विभिन्न सेक्टरों में होंगी, विभिन्न सेक्टरों में होंगी, विभिन्न कौन से हैं, एक बार गिना दीजिए। 1 साल इंतजार तो करिए। बिल्कुल, मैंने कहा हर विभाग में नियुक्तियां होंगी। दरवाजे बिल्कुल खुले हैं। पिछले 14 वर्षों में लगातार नियुक्तियों के दरवाजे बंद थे, कभी स्थानीयता के नाम पे, कभी किसी चीज़ के नाम पे, लेकिन पहली बार एक मजबूत सरकार बनी है, एक ईमानदार सरकार रघुवर दास जी के नेतृत्व में बनी है। कुणाल जी इंतजार करने के लिए कह रहे हैं, इंतजार कर लिया जाए, इंतजार कर लीजिए। नहीं, इंतजार नहीं। 14 वर्षों में 11 साल तो इस राज्य की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ही दिया है, और कितना इंतजार करना पड़ेगा? ये गलत कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया, गठबंधन को दिया। अच्छा, गठबंधन का नेतृत्व तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के हाथ में पहली बार गठबंधन की सरकार से मुक्ति मिली। चलिए ठीक है, युवाओं की हमने बात की, हम बढ़ते हैं, बारी बारी से बढ़ते हैं, हम किसानों पर आते हैं, गाँव पर आते हैं। गाँव को क्या मिला? 100 पब्लिक टॉयलेट सभी पंचायतों में बनाने का ऐलान किया है, और इसके अलावा जो आपने मुफ्त पंप देने की बात कही है, तिलका मांझी कृषि पंप योजना की शुरुआत की गई है, साथ ही गांव में APL परिवार को मुफ्त बिजली, तमाम घोषणाएं हैं। कुणाल जी, ऐतराज आपको कहाँ है, या फिर कमी कहाँ है? देखिए, जहां तक कृषि का सवाल है, मेरा विधानसभा क्षेत्र के 60% लोग कृषि पेशे से जुड़े हुए हैं और कृषि उनका मुख्य आमदनी का स्रोत है। लेकिन कृषि की ये सारी बड़ी बड़ी घोषणाएं जो है वो धरातल पर तभी उतरेगी जब हम आधारभूत संरचनाओं को ठीक करेंगे। जहां पानी का अभाव है सिंचाई के लिए, जहां बिजली का अभाव है पंप चलाने के लिए, जब तक वो चीज़ें सही नहीं होंगी तब तक ये जितनी भी घोषणाएं हैं ये सिर्फ घोषणाएं ही रहेंगी। इसलिए मुझे सरकार की मंशा पर शक नहीं है। मैं बधाई भी देना चाहूंगा रघुवर दास जी को कि उन्होंने एक बहुत अच्छी योजना की शुरुआत की घोषणा आज की है, लेकिन ये तभी लोगों को इसका मैक्सिमम जो है बेनिफिट मिल पाएगा अगर हम एक टाइम फ्रेम के साथ, और कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, कौन से डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होंगे, इसकी सारी जानकारी डिटेल्स के साथ अगर सदन के पटल पर रखें तो शायद ये ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि लोगों को पता चल सके कि किस टाइम फ्रेम के अंदर में ये सारी योजनाएं जो कृषि के क्षेत्र में वो शुरू करने जा रहे हैं ये वास्तविक रूप से जी कुछ पूरा डिटेल नहीं तो कुछ पॉइंटर्स मैं चाहूँगा आप बताइए। यहाँ पर किसानों के लिए, ग्रामीणों के लिए
मुफ्त पंप देंगे, लेकिन मुफ्त पंप में पानी कहाँ आएगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, विशेष करके किसानों के लिए 2 योजनाएं, एक तो जल निधि योजना के नाम से, जिसके माध्यम से छोटे छोटे तालाब, आहर या पोखर जिसको कहते हैं, कुआं, इसके माध्यम से छोटे छोटे किसान लाभान्वित होंगे। ब्लॉक और पंचायत लेवल पर कृषि उपकरण बैंक की स्थापना करने जा रहे हैं, हमारी सरकार जा रही है करने। इसके माध्यम से जो हमारे ज़रूरतमंद किसान हैं उनको कृषि कार्य करने से संबंधित जो मशीनरी, छोटी छोटी मशीनें हैं, वो मुहैया कराई जाएंगी। तो विजन साफ है, उद्देश्य भी साफ है। पानी कहाँ से पूरी आएगा? ईमानदारी के साथ ये सरकार काम करना आज भी चाह आप रही है। जानते हैं कि कई सारे डैम हैं। पानी कुएं से आएगा और कहाँ से आएगा? नहीं तो पानी कुएं से आएगा। मैंने पहले कहा ना कि जो जल निधि योजना है वो तो जल ही निकालने के लिए है ना। स्वर्णरेखा परियोजना जो सबसे कुएं से बड़ी पानी आएगा और परियोजना कहाँ है। से पानी आएगा? आप बात सुनेंगे तो सही। पानी आएगा कुएं से, आसमान से तो आएगा नहीं। पानी कुएं से आएगा, आहर से आएगा पानी। जल संचय करेंगे, उसी के लिए तो प्रयास कर रही है हमारी सरकार करने जा रही है। नहीं, इसीलिए ये तो सवाल इसलिए है, ये सवाल इसलिए है विरंची जी, क्योंकि तमाम डैम जो हैं वो लंबे अरसे से, दशकों से बिल्कुल वैसे ही अधूरे हैं। कई योजनाएं, सिंचाई योजनाएं बहुत पहले भी चली हैं, आप भी जानते हैं, पानी पहुंचा नहीं खेतों तक। आप कह रहे हैं दावा ठीक है अपनी जगह, जब तक पानी नहीं पहुंचेगा तब उपकरणों का क्या करेंगे? अब आप भरोसा ही नहीं करेंगे, उपकरणों का क्या करेंगे? तो इसका कोई जवाब ही नहीं। आप सर, आप पहले प्रयास की तो करिए। पहले की 14 तमाम सालों में आज योजनाएं तक पूरी पूर्ण नहीं बहुमत होती हैं, की तो सरकार भरोसा नहीं थी। कैसे करें? पहली बार कोई सरकार बनी है जो अपने दम पर ईमानदारी से काम करना चाहती है। यदि आप सिर्फ अपनी बात कहना चाहते हैं तो फिर बैठने का कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, आप अपनी बात रखिए, लेकिन जो बात कहना जो चाहते हैं, पुरानी सुनना नहीं योजनाओं चाहते। की बात होती है सर, आप भी जानते हैं, डैम तमाम जो मैं है, बिल्कुल नई योजना की बात कर रहा हूं। जल निधि योजना पहली बार मुख्यमंत्री जी ने सदन के पटल पर रखा है। और जिस रोड मैप की बात कर रहे हैं हमारे मित्र कुणाल सारंगी जी, अभी 15-17 दिनों तक लगातार बजट पर चर्चा होगी। और जब चर्चाएं होंगी तो सारे झारखंड की जनता, पूरे देश की जनता देखेगी। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हमने किसानों की बात की, युवाओं की बात की, बात हम करेंगे कारोबारियों को क्या मिला, महिलाओं को क्या मिला, स्वास्थ्य क्षेत्र पर जोर देने की बात कही गई है, क्या उसकी हकीकत है, और साथ ही बात संथाल की भी होगी, जहां से समझिए कि झारखंड की सियासत चलती रही है और जहां से बीजेपी को तोहफे में बहुत सारी सीटें मिली, लोकसभा चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में भी। वहां क्या मिला, संथाल को क्या मिला, जो आज भी सबसे पिछड़ा इलाका है, जबकि वहां पर एशिया का सबसे बड़ा कोल ब्लॉक राजमहल है। तमाम करोड़ों की खदाने से करोड़ों निकलते हैं, लेकिन संथाल को क्या मिलता है और संथाल को क्या मिला, वो भी हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी हाँ, रघु वरदान मिला क्या? बजट पेश किया गया है और 55,000 करोड़ के बजट में किसको क्या मिला, कारोबारियों को क्या मिला, हम अब इस पर चर्चा करते हैं। कारोबारियों के लिए बजट में क्या कुछ था, सबसे पहले हम आपको बताते हैं। कारोबारियों के लिए 2.5% वैट कम कर दिया गया। कच्चे सामान पर 5% वैट था, वैट की दर 5% से घटाकर 2.5% कर दिया गया। इसके अलावा प्लाईवुड, ब्लैकबोर्ड और लैमिनेट पर वैट की दर 14% से घटाकर 5%। धर्मशालाओं को होटल एंटरटेनमेंट टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा सामुदायिक भवनों को भी होटल एंटरटेनमेंट टैक्स से मुक्त कर दिया गया है, जिसका फायदा होगा रांची और खरसावा में सिल्क पार्क। विरंची जी, कारोबारियों के लिए दिल खोलकर झारखंड में जी या फिर कुछ कसर रह गया इसमें भी? जी नहीं, बिल्कुल। मैंने सिर्फ कारोबारियों की बात नहीं कही, मैं तो कहूँ कि हर सेक्टर की मैं बात करता हूँ बारी बारी से, कारोबारियों की ध्यान रखा है। लेकिन सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की बात आपने कही थी, बजट दिया है। बिल्कुल सिंगल विंडो सिस्टम को और व्यापक तरीके से, बढ़िया तरीके से, पारदर्शी तरीके से उपयोग में लाया जाएगा, यह भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में घोषणा किया। और सिंगल पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर्स कॉन्टैक्ट की बात भी हुई, इसकी भी घोषणा की उन्होंने। जी
मैंने कहा ना कि पूरा का पूरा तो क्या ध्यान कमी रह रखा गई गया है। कुणाल जी, आप बता एक दीजिए। बढ़िया माहौल बनाने की बात कही गई बहुत है। बढ़िया माहौल बन रहा है, तो फिर क्या दिक्कत आपको लग रही देखिए है? ये तो नहीं, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है जहां तक कारोबारियों को वैट में छूट देने की बात है, लेकिन है कि ये चूंकि ये सरकार कारोबारियों के द्वारा ही बनाई गई है और जिस तरह से कारोबारियों का मेरा इस ख्याल पर objection है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक में रखा जा रहा है। आप देखिए कॉर्पोरेट टैक्स को भी उन लोगों ने 30% से 25% कर दिया है, तो इसलिए निश्चित रूप से ये व्यापारियों की तो अच्छी सरकार बात है ना तो कि व्यापारियों उद्योग का ख्याल लगेंगे तो रखेगी। रोजगार बढ़ेगा, इनका लेकिन ये मुझे कहना उम्मीद है। लेकिन उद्योग सिर्फ व्यापारियों का टैक्स कम करने से लगेंगे, उद्योग तब लगेंगे जब आप आधारभूत संरचना खड़ी करेंगे। कहाँ टैक्स है बेनिफिट्स ऐसा नहीं कि आधारभूत सिर्फ संरचना, झारखंड में कहाँ दिया है जा रहा विरंची अन्य राज्य जी? भी देते हैं। नहीं, वो तो उसी का तो निर्माण करना है ना, जो अब 14 वर्षों में 1 मेगावाट बिजली की पैदावार नहीं हो पाई। वो तो खुद हमारे मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा, हम भी कह रहे हैं उसी को तो ठीक करना है। इसीलिए तो इस प्रकार का व्यापक हृदय के साथ बजट लाया गया। व्यापारियों के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात हो रही है। मैं आपको बता दूं, जमशेदपुर से बहरागोड़ा की जो दूरी है 82 किलोमीटर की दूरी, आज 4.5 घंटे लगते हैं। ये NH-33 की हालत है, जो सबसे इंपॉर्टेंट हाईवे है। इसके पहले सरकार इन्हीं की थी 1.5-2 सालों तक, लेकिन कुणाल भाई की सड़क की थी। हालत पिछले 5 सालों से ऐसी है। उससे पहले आपके अर्जुन मुंडा जी थे सीएम। पिछली सरकार में हुई थी। और देखिए, मेरा मानना है कि दलगत भावना से हाँ, ऊपर उसके उठकर पहले अर्जुन मुंडा जी थे। मेरा मानना है कि दलगत भावना से ऊपर उठकर हम लोगों को निश्चित चिंता रूप से करनी इस चाहिए। बात पर मैं भी बेंची से सहमत हूं कि दलगत भावनाओं से उठकर राज्य की चिंता करनी चाहिए। पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है और विकास की भूमिका सिर्फ सत्ताधारी पक्ष के लोगों की नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है विपक्ष सब को भी सकारात्मक सुनकर, भूमिका मिले अदा सुर मेरा करनी चाहिए। तुम्हारा। और मुझे एक जो लगता है बजट में एक और बात जो कही गई है स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल बुलाने की, उसमें हो सकता है ये प्रिंटिंग एरर हो, लेकिन उस दस्तावेज में ये बात आई है कि उसमें सांसद रहेंगे और विधायक वाला वर्ड नहीं है। विधायक रहेंगे, घोषणा किया नहीं, घोषणा हाँ, तो वो शायद छूट गया होगा। तो मैं इससे अनुरोध करना चाहूंगा कि विधायकों को भी निश्चित रूप विधायक से रहेंगे उसमें मौका दिया जाना चाहिए। मतलब कारोबारियों को लेकर देखिए कितना मिले सुर मिल रहे हैं, कोई ज्यादा विरोध नहीं, सब कुछ ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। महिलाओं को क्या मिला? नहीं, निश्चित रूप से मैंने अपना विरोध जताया है। नहीं, इसमें थोड़ा लहजा कम था। ठीक है, दर्शक भी समझ सकते हैं। खैर, महिलाओं को क्या मिला, हम इस पर आते हैं सर। सरकार ने हमें कम से कम हर वर्ग को साधना है, आप साधे ना साधे। महिलाओं के लिए क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं महिलाओं को क्या क्या मिला इस बजट में। मुफ्त में ड्राइविंग लाइसेंस, शुल्क नहीं देना पड़ेगा। ई ममता गर्भवती योजना को लागू किया जाएगा महिलाओं के लिए। मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना अगले साल से लागू होगी। छात्राओं को मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा हुई है। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के लिए जीवन बीमा, और इसके अलावा ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के लिए तेजस्विनी योजना, जिसके तहत रोजगार से जुड़ा जाएगा ग्रामीण महिलाओं को। ये महिलाओं के लिए तमाम अहम घोषणाएं। कुणाल जी, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा इस बजट के बाद महिलाओं को लेकर, महिलाओं को क्या मिला, वो बयान मैं सुनवाना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं को कुछ नहीं मिला, झुंझुना पकड़ा दिया गया। सुनते हैं। गरीबों को, वृद्धाओं को पेंशन की बढ़ोतरी होगी, छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी होगी, लेकिन ऐसा कहीं नहीं देखने को मिला। हमने पिछले बजट में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया था। उनकी सशक्तिकरण को लेकर सरकार हमारी गंभीर रही थी उस समय, लेकिन आज इस बजट में उनका भी कहीं कोई जिक्र नहीं मिला। कुल मिला के देखा जाए तो महिलाओं को झुंझुना थमा दिया गया। क्यों ऐसा कह रहे हैं कुणाल जी कि झुंझुना थमा दिया गया है? इतना सब कुछ तो है। निश्चित रूप से जो 50% आरक्षण की घोषणा पिछले सरकार में माननीय हेमंत सोरेन जी ने की थी, उसका कोई जिक्र नहीं है। महिला सुरक्षा, ट्रैफिकिंग का जिक्र निश्चित रूप से है कि जो बाहर महिलाएं काम कर रही हैं उनके लिए हेल्पलाइन वगैरह की, लेकिन जो झारखंड में महिलाएं हैं, अब ड्राइविंग लाइसेंस तो मुफ्त में दे रहे हैं, लेकिन ड्राइविंग महिलाएं तभी करेंगी जब अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी। सड़क पर उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार क्या एहतियाती कदम बढ़ाने जा रही है, इस पर कोई जिक्र इस बजट में नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे मित्र ने ध्यान नहीं दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा किया है उसमें जो पुलिस बहाली की बात कही है, जो पुलिस बहाली होगी आने वाले समय में, उसमें 30% महिलाओं के लिए वो सीटें आरक्षित होंगी, तो महिलाओं में आत्मविश्वास जगाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इसके अलावा जो विषय आपने महिलाओं के लिए कहे हैं, उससे हटकर एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूं कि अगर
कोई संपत्ति महिला के नाम पर पुरुष अर्जित करता है, अपनी पत्नी के नाम पर, माँ के नाम पर, बहन के नाम पर, तो जो स्टाम्प ड्यूटी है उसमें भी 10% की छूट है। कई ऐसी योजनाएं हैं, महिलाओं के लिए भी दिल खोल कर रघुवर जी ने बजट में पिटारा खोला है। तो फिर कुणाल जी सवाल क्या है? नहीं, सवाल निश्चित रूप से है। देखिए, ये जो बातें हैं पुलिस में महिलाओं की बहाली, सिर्फ पुलिस में महिलाओं की बहाली कर देने से उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर जो सारे सवाल हैं वो खत्म नहीं हो जाते हैं। आज भी, और झारखंड में ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आप एक हेल्पलाइन रांची में, दिल्ली में बनाने की बात हो रही है, एक सेल बना रहे हैं दिल्ली में, झारखंड भवन में एक सेल बना रहे हैं। लेकिन जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग झारखंड के जिलों में हो रही है, जो और जिसमें कई वर्ग के लोग शामिल हैं, हिंदुस्तान टाइम्स ने इतनी बड़ी स्टोरी की है आज उस पर, जो पूरे देश में वायरल हुई है। उस स्टोरी को आप पढ़े तो आप भी जान पाएंगे कि अभी भी कितने ऐतिहासिक कदम वहां उठाए जाने बाकी हैं इसको झारखंड में रोकने के लिए। जो ट्रैफिकिंग बाहर हो गई उसके बाद आप सेल बना रहे हैं, आप सारी चीजें कर रहे हैं, वो सही है, लेकिन झारखंड में जो ट्रैफिकिंग की शुरुआत हो रही है, जिन जिलों में जो रूट है उस पे, वहां पर रोकने के लिए क्या सरकार कदम उठाने जा रही है, इसका जिक्र मैं निश्चित रूप से उम्मीद कर रहा था कि इस बजट डॉक्यूमेंट में होगा। बताइए तो बिरंजी जी। 30% महिला खुद थाने में रहेंगे। जब कल्पना करिए आने वाले साल 1.5 साल के अंदर हर थाने में अगर 10 में 3 महिला रहेंगी तो स्वाभाविक रूप से उनकी चिंता करेंगी। देखिए, ये सिर्फ थानों की बातें हो रही, थाने में पुलिस में महिलाएं आने से निश्चित रूप से इससे ये जो ट्रैफिकिंग है वो रुक नहीं सकता है। ट्रैफिकिंग की जड़ें कहीं और है। आपके मुताबिक बिरंजी जी, क्या पुरुष पुलिसकर्मी में क्षमता नहीं है क्या? मैं मान रहा हूं कि महिला पुलिसकर्मी, लेकिन आप ऐसा कह रहे हैं कि महिला पुलिसकर्मी आ जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप महिला पुलिसकर्मी आ रही हैं तो आप विरोध क्यों करना चाहते हैं? नहीं, विरोध नहीं कर रहा हूं। आप ऐसा जता रहे हैं कि महिला पुलिसकर्मी आ जाएंगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सब ठीक तब होगा जब सिस्टम में सुधार होगा, बड़े लेवल पर अधिकारी कार्रवाई करेंगे, सिस्टम में सुधार होगा। जो आज हमारी माताएं बहनें थाने में जाने में हिचकती हैं, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? कोई जरूरी नहीं है कि वो महिला, अगर महिला पुलिस होगी तो वो नहीं हिचकेंगी। नहीं, ऐसा सिर्फ ठीक है, इस बात से मैं सहमत हूं कि महिला पुलिसकर्मी होने से एक भरोसा जगता है, लेकिन सवाल यही है ना कि ज्यादा कंफर्टेबल फील करती है, सिस्टम में। आपको लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आपने देखी, राजधानी रांची में कई सारी वारदातें हाल में हुई हैं। मैं कह रहा हूं कि आप ठीक है, आपकी मंशा बेहतर है, लेकिन एक रोड मैप की बात जहां तक पूछी जा रही है, रोड मैप को लेकर सवाल है। आपने दावा भी किया था, वादा किया था कि महिला सशस्त्र बटालियन का गठन होगा। देखिए, नियत, सरकार की नियत अच्छी है, सरकार ईमानदार है, रघुवर जी ईमानदार व्यक्ति हैं, ईमानदारी से सरकार चलाना चाहते हैं। आप कुछ समय तो दीजिए इनको। अब इस बार जो पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग हुई है, आप यकीन माने जितने भी अच्छे अधिकारी, ईमानदार अधिकारी जो संट कर दिए गए थे उनको ला कर जिला सौंपा गया है। मैं अपने जिले की बात बता रहा हूँ। पिछले साल 1.5 साल के अंदर हमारे बोकारो जिले की स्थिति इतनी खराब थी कि मत पूछिए। एक महिला अधिकारी आई हैं, ए विजय लक्ष्मी, आने के बाद मात्र सप्ताह 10 दिन में ही जिले की जो हालात है उसमें इतना बढ़िया परिवर्तन हुआ है, आपको कह नहीं सकता। वो पुलिस को ही सबसे पहले सुधार रही है। मुझे लगता है कि जब पुलिस सुधर जाएगी, सिस्टम अपने आप सुधर जाएगा, सिस्टम सुधर जाएगा, जनता को राहत मिलने लग जाएगी। ठीक है, अच्छी बात। सरकार ईमानदारी से काम करना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। जेएमएम के पास कोई ज्यादा सवाल नहीं है इस मुद्दे पर। कुणाल जी, मैं इससे सहमत ही मानूं ना कि आपके पास कोई ज्यादा सवाल नहीं है इस मसले पर। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, उसके बाद ब्रेक के बाद हम स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर देने की बात कही गई, लेकिन क्या सुधार हो पाएगा? जो दूर दराज के ग्रामीण इलाके हैं वहां पर क्या स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच पाएंगी? और सवाल संथाल को लेकर भी, क्या मिला संथाल को? एक छोटा सा ब्रेक। हम हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इस बजट में हर वर्ग को साधने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है, लेकिन क्या ये कोशिश कामयाब हुई? महिलाओं के लिए, किसानों के लिए,
युवाओं के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए क्या कुछ इस बजट में है, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर देने की बात इस पर की गई है और इसमें सबसे अहम जमशेदपुर में पारा मेडिकल कॉलेज, मांडर में कैंसर हॉस्पिटल, रांची में रिम्स को एम्स से भी बेहतर बनाया जाएगा। लेकिन क्या हालत है आप भी जानते हैं। प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रॉमा सेंटर खोलने का प्रस्ताव है। 234 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की शुरुआत, लेकिन क्या दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में ये पहुंचेगी एम्बुलेंस? जिला अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ तैनात होंगे। तमाम अहम घोषणाएं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, लेकिन हालात आज भी झारखंड में स्वास्थ्य सेवा ऐसी है कि आप कहीं दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में चले जाइए तो समझिए कई किलोमीटर तक कहीं अस्पताल नहीं, डॉक्टर नहीं। कुणाल जी, हालांकि तमाम ऐसी घोषणाएं जिसके जरिए कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर दिया गया है, क्या शिकायत, क्या सवाल? अब सबसे पहले जो घोषणा की गई है मेरे विधानसभा क्षेत्र के संबंध में है वो कि वहां पर ट्रॉमा सेंटर का बनकर ट्रॉमा सेंटर की बिल्डिंग तैयार है, उसे जल्दी चालू कराया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से झारखंड की जनता को बताना चाहूंगा, ये ट्रॉमा सेंटर अभी तक 3 बार उद्घाटित हो चुका है और ये झारखंड का पहला ट्रॉमा सेंटर है। तो अभी तक ना वहाँ उपकरण है ना वहाँ डॉक्टर हैं और NH33 की जो जर्जर स्थिति है उसके चलते पिछले 1.5 साल में 35 से ज़्यादा गर्भवती महिलाओं की मौत हो चुकी है उस सड़क पर। अगर वो ट्रॉमा सेंटर भी चालू होता तो निश्चित रूप से उसमें से कुछ जानें बचाई जा सकती थी। ये है वास्तविक हालात। और जहाँ तक हॉस्पिटल्स बनाने की बात है, सब सेंटर्स बनाने की बात है, हेल्थ सेंटर्स, रेफरल हॉस्पिटल्स की बात है, तो बिल्डिंग्स तो काफ़ी घोषणाएं होती है, बिल्डिंग्स बन जाएंगी, लेकिन उस बिल्डिंग्स का तात्पर्य तभी होता है जब वहाँ पर डॉक्टर्स हो, वहाँ पर नर्सेस हो। बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि कई ऐसी बिल्डिंग्स तैयार होकर खड़ी है लेकिन ना उसमें उपकरण है, डॉक्टर हैं, मरीजों के लिए कुछ खास नहीं। बिरंजी जी, ऐसे में आप तो रिम्स सरकार का प्रयास पहले वहां होना चाहिए, जो बिल्डिंग बनी हुई है उस पर। जी मैं इस मामले में कुणाल जी के बात से सहमत हूं कि यहाँ पे डॉक्टरों की बहुत कमी है और इसीलिए आपने देखा होगा पिछले दिनों राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि एक साथ लगभग 3,500 डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए हम सीधी प्रक्रिया शुरू करेंगे, हम सीधा इंटरव्यू करके और उनकी पोस्टिंग करेंगे। मैं जिस ज़िले में आता हूँ, बोकारो एक समृद्ध ज़िला है, बड़ा ज़िला है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक भी सर्जन नहीं है हमारे ज़िले में। जब मैं विधायक बनने के बाद सिविल सर्जन से बात किया, उसने कहा साहब हमारे यहाँ तो पूरे ज़िले में एक भी सर्जन नहीं है। मैंने मुख्यमंत्री महोदय को इस बात से अवगत कराया। फिर मुझे लगता है कि सिर्फ मेरे ज़िले की नहीं, पूरे राज्य की समस्या है। इसके अलावा जो MBBS डॉक्टर हैं, MBBS करते हैं, वो शहर के अलावा कस्बे में जाना नहीं चाहते हैं, गांव तो छोड़ दीजिए। मैं राज्य सरकार से, अब विधानसभा में मैंने एक प्रश्न डाला है, पता नहीं वो प्रश्न पकड़ाएगा कि नहीं पकड़ाएगा। अगर पकड़ाएगा तो मैंने एक मांग किया, सरकार से एक मांग करता हूँ कि आज भी जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में जो नहीं, आप बात भरोसे की नहीं है। मैं एक आप सरकार से मांग कर रहे हैं, क्या वो मांग पूरी होगी और कैसे पूरी होगी? मेरा सवाल है, रोड मैप की बात, ठीक है, आपने समस्या गिना दी है सर, मैं विधायक, हम भी गिनाएं, आप भी गिनाएं, ये ठीक नहीं है ना। मुझे लगता है कि विधायी जो मामले हैं उनकी जानकारी का थोड़ा सा आपको अभाव है। सर मुझे पूरी जानकारी है, आप विधायक होने के नाते आप जरूर रखिए सवाल आप पूछते हैं, लेकिन क्या सरकार के पास रोड मैप है? मेरा सवाल वो है। वो पार्टी के नहीं होते, वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और मांग करना मेरा धर्म है। आप यहाँ पार्टी के तौर पर आए हैं सर, बीजेपी की तरफ से आए हैं सर, एक विधायक के तौर पर नहीं है आप, पार्टी की तरफ से आप जवाब दीजिए कि सरकार का क्या रोड मैप होगा। आप भी समस्या गिना रहे हैं, कुणाल जी भी समस्या गिना रहे हैं, हम भी गिना रहे हैं बैठ के। नहीं, सरकार अरे भाई मैं आपको हकीकत बयान कर रहा हूँ, आप सुनने सर हकीकत तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप सुधारने के लिए रोड मैप क्या है? अरे भाई साहब, आप सुनना ही नहीं चाह रहे तो मैं क्या बताऊं आपको? बताइए सर, बताइए। मैं तो खुद ही जो जहां कमियां है, क्या मैं कमियां नहीं बताऊं? जहां कमियां है मैं कमियां नहीं बताऊं क्या? आप कहिए नहीं बताऊंगा, सिर्फ पॉजिटिव बातें कहूंगा। नहीं सर, मैं वही कह रहा हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में आज भी उन कमियों को दूर कैसे होगा, क्या जाएगा? मेरा बात सुन तो लीजिए जनाब जी। अरे भाई साहब, वही तो मैं कह रहा हूं, आप सुनना ही नहीं चाह रहे। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में MBBS डॉक्टर जाना नहीं चाहते। चीन में एक कार्यक्रम चला, मेरे मित्र कुणाल सारंगी जी बढ़िया से जानते हो, बेयर फुटेड प्रोग्राम चला चीन में। चीन दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश, क्या हम दूसरे देशों के अच्छे कार्यक्रमों से सीख नहीं ले सकते? मैंने यही सवाल किया है विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी से। मैं आग्रह करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से भी, अगर सुन रहे हो तो,
कि एक इस प्रकार का बेयर फुटेड प्रोग्राम यहाँ भी चले, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे चिकित्सक आरएमपी करके छोटे छोटे डिग्री लेकर जो सेवा दे रहे हैं, क्या उनको 6 महीने 8 महीने की ट्रेनिंग करके और उनको इस प्रकार से ट्रेंड नहीं किया जा सकता कि कम से कम वो ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा दे सके, पेशेंट की जान बचा सके एटलीस्ट। देखिए, जब तक इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं चलेंगे तब तक सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर के भरोसे झारखंड में स्वास्थ्य सेवा हमारी मजबूत नहीं हो सकती, मेरा ऐसा मानना है। अब कुछ कहना है तो कहिए। सर, मेरा यही कहना है कि आप जो बात कह रहे हैं वो समझ रहा हूं मैं, लेकिन आप ठीक है, आप सवाल उठाइए विधानसभा में, आप सरकार से कहिए, और हमारे माध्यम से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। मुख्यमंत्री जी से आप खुद भी मिल सकते हैं, आपके बीजेपी के। मैं तो विधानसभा में कह रहा हूं, बिल्कुल सर, लेकिन क्या कार्यक्रम होना चाहिए और कार्यक्रम कौन करेगा? सरकार करेगी सर। तो मेरा तो सवाल वही है ना कि सरकार करेगी और कैसे करेगी? इस बजट में क्या जिक्र है? मेरा तो ये कहना है ना कि 15 दिन अभी कम से कम 20-22 दिन बजट सत्र चलने हैं और 15 इसमें कार्य दिवस हैं। आप एक बार देखिए तो सही, अभी प्रतिदिन बहस होगी, चर्चाएं परिचर्चाएं होंगी, सत्ता पक्ष के लोग बोलेंगे, विपक्ष के लोग बोलेंगे, फिर स्वास्थ्य मंत्री इस पे जवाब देंगे, मुख्यमंत्री जवाब देंगे, रोड मैप अपने आप दिखने लग जाएगा कि वो मैप कौन सा है। बताइए सर, कुणाल जी, आपको दिख नहीं रहा है क्या? मैप आना बाकी है, अभी देखिए तो देखिए, बहुत सारे मैप बन चुके हैं। मैं वही आ रहा हूं आपके। अभी आप इस बजट में, हाँ, इस बजट में सिकल सेल एनीमिया नाम की बीमारी का जिक्र है। मैं आपको बता दूं, मेरे जमशेदपुर जिले में, मतलब पूर्वी सिंहभूम जिले के जो हेडक्वार्टर है जमशेदपुर, वहां पर डॉग बाइट तक की दवा नहीं है, स्नेक बाइट तक की दवा नहीं है। तो इसलिए मैं बार बार उसी बात पर वापस जाना चाहता हूं कि आधारभूत संरचना, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है लोगों की हेल्थ के सेक्टर में, 700 सब सेंटर बनाने की बात हो रही है, 60 पीएससीज बनाने की बात हो रही है, लेकिन वो बिल्डिंग्स का क्या फायदा है? और जहां तक जो बिरंची जी बता रहे हैं कि एएनएम्स जो है वो क्वैक्स है गांव में, उनको प्रॉपर छोटे छोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के द्वारा तो बिरंची जी जवाब कहां दे रहे हैं? वो भी तो समस्याएं गिना रहे हैं। एक और चीज जो हाँ, मैं उसके नहीं, मैं उसके अलावा एक और चीज उम्मीद करेंगे ना, आप भी समस्याएं गिनाने लगेंगे तो फिर कैसे होगा? बिल्कुल, जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं, एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं, कंपलसरी किया जाए रूरल प्रैक्टिस। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आज आप कर दीजिए रोड मैप, एक रोड मैप कि हाँ डॉक्टरों की भर्ती होगी, डॉक्टरों को बुलाया जाएगा, कैसे बुलाएगा? आप चीन पहुंच गए, लेकिन चीन के कार्यक्रम सीख लेंगे, कैसे सीख लेंगे मुझे बता दीजिए। अब मैं पूछता हूं तो मेरे जानकारी पर आप सवाल खड़ा कर देते हैं। कॉलेजेस में भी जवाब नहीं होता है रूरल एरियाज की पोस्टिंग कंपलसरी की जाए। अगर मैं सारे चीजों का विशेषज्ञ होता तो आपके चैनल में नहीं आता, कहीं किसी कॉलेज में पढ़ा रहा होता। हम तो भैया जनप्रतिनिधि हैं, विषय हमारे ध्यान में आता है, कहीं से सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। हम इतिहास भूगोल नहीं पूछ रहे हैं सर, हम जनता के से जुड़े मुद्दों को ही रख रहे हैं। आप इसलिए जनप्रतिनिधि, हम इसलिए जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर ही सवाल पूछ रहे हैं। हम कहाँ विज्ञान और भौतिकी और रसायन शास्त्र के बारे में पूछ रहे हैं सर। संथाल की हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। संथाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आप समझ चुके हैं, आप भी जानते हैं हकीकत, और आपने हकीकत बताई भी, ये अच्छी बात है। संथाल को लेकर हमेशा से राजनीति होती रही। संथाल में क्या मिला इस बजट में? कुछ खास नहीं, और या फिर हम कहें कुछ नहीं। सिंचाई की अभी भी कोई व्यवस्था नहीं है। हकीकत क्या है? देवघर में 26 करोड़ के 79 डैम अब तक नहीं शुरू हुए जो शिलान्यास हुए थे। सुग्गा बथान डैम भी अधर में है। बटेश्वर पंप नहर योजना, गुमानी बराज नहर योजना, तमाम योजनाएं बनती रहीं। 2 बरस पहले एयरपोर्ट का भी शिलान्यास हुआ, अभी तक कोई खास उस पर विकास की बात हम नहीं कह सकते हैं। मसानजोर डैम की नींव रखी गई थी 1951 में ही, पानी उस हद तक नहीं मिल रहा है। कहाँ जिक्र है सर इस बजट में संथाल को लेकर, विरंची जी? अरे भाई साहब, अगर 1 लाख नियुक्तियां होंगी तो संथाल को काट थोड़ी दिया जाएगा। अगर कौशल विकास योजना के तहत 5 लाख नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा तो संथाल को काट थोड़ी दिया जाएगा। अगर कृषि उपकरण बांटे जाएंगे तो संथाल को थोड़ी काट दिया जाएगा। अगर कृषि बैंक बनाए जाएंगे, उपकरण बैंक, तो संथाल को थोड़ी काट दिया जाएगा। अगर जल निधि योजना बनेगी तो संथाल को थोड़ी काट दिया जाएगा। अगर 4000 मेगावाट ऊर्जा पैदा करने की बात हम कर रहे हैं तो ऐसा थोड़ी कि संथाल में वो बिजली नहीं जाएगी, ऐसा नहीं है। जो भी लाभ होगा वो समग्र जो डैम, जिस डैम की मैं बात कर रहा हूं सर, उन डैम के बारे में भी तो कम से कम जिक्र कर देते, क्या होगा? आपने मसानजोर की बात कही है, हाँ, आपने मसानजोर की बात कही है। मसानजोर मैं भी गया हूँ। मसानजोर का पानी ये सही है
कि मसान जो डैम का पानी, वहाँ उस पानी का हम लोग सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ से पानी बह के बंगाल चला जा रहा है। उसको रोक कर सिंचाई पटवन के क्षेत्र में कितना अधिक से अधिक इसका उपयोग हो सके, इसकी चिंता होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो योग्य लोग हैं, चिंता जो होनी सरकार चाहिए चलाने सर, वाले चिंता लोग कर हैं, कहाँ उन रहे हैं लोगों और को चिंता सोचना दिखी कहाँ है? कम से कम बजट में चिंता दिखती, यही तो मेरा अरे सवाल भाई है। साहब 2 महीने में क्या क्या करवा लेंगे आप? देखिए बिरंज 2 महीने में एंकर महोदय आप क्या क्या करवा लेंगे बताइए आप ना। चिंता तो कम से दिखा कम देते, साल भर समय आप तो चिंता तो दीजिए। दिखा देते सर। हम कहाँ कह रहे हैं पानी लेकर आ जाइए, अच्छे अभी दिनों का इंतजार कीजिए। वो दशकों से पानी नहीं होगा। आप कहाँ कह रहा हूं मैं 2 5 महीने साल में आप क्या-क्या कीजिए, लेकिन चाहेंगे? चिंता तो आप बजट में साल जिक्र भर कर इंतजार तो देते। करिए। इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाओं का जिक्र किया सर, बिल्कुल कुछ और जिक्र कर देते तो जितनी ये उम्मीदें हो सिंचाई वाली जाती। परियोजनाएं हैं, सबका बिरंची लाभ जी 2 महीने में झारखंड के बहुत अलावे कुछ नहीं बाकी कर राज्यों सकते को हैं। मिल रहा है। लेकिन ऐसा जरूर है कि जनता की उम्मीदें बहुत हैं आपसे। इन सवालों को लेकर थोड़ा ठोस जवाब दिया कीजिए सर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।